मीरा जी, क्योंकि बहुत सारे लोग आरोप लगा जाते हैं कि फिजाओं में इश्क की थोड़ी कमी है, नफरतें ज्यादा हैं। हाँ, और आपके जो मैं पढ़ रही थी, जो आपने लिखा है उसमें अनछुआ ख्वाब, रिश्के इश्क, ये मुलाकात एक बहाना, पटरी पर इश्क। तो ये कैसे, मतलब कैसे रिस्क हो जाता है इश्क में? मोहब्बत लोगों से नहीं, मोहब्बत शहरों से नहीं लोगों से होती है। मोहब्बत शहरों से नहीं लोगों से होती है। अगर मोहब्बत हो तो नया शहर बस जाता है। तो मोहब्बत के बिना तो मुझे लगता है कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और इश्क के बिना कोई भी खूबसूरत चीज हो नहीं सकती। इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि अपने हिस्से से और अपने लेखन से मैं इस दुनिया को खूबसूरत बनाती रहूं और इश्क के रंग उसमें भरती रहूं। लेकिन ये आपने जो लिखा है रिस्क है इश्क, तो बहुत सारे तो युवा यहाँ पर दिख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश, कैसा इश्क करने पर रिस्क हो सकता है? ये तो सबने सुना होगा कि नो रिस्क नो गेन। तो वही बात मोहब्बत के साथ है, इश्क के साथ है। और ये केवल सिर्फ उस इश्क की बात नहीं हो रही है। कोई भी काम जिसे आप प्यार करते हैं, आपका लक्ष्य हो, आपकी ड्रीम्स हो, अगर हम उससे मोहब्बत करते हैं तो उनके लिए रिस्क उठाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ कोई भी नहीं होता, हमारे पेरेंट्स तक हमारा साथ नहीं दे रहे होते, तब भी जो जुनून होता है हमारे सपनों का, जो हमारी मोहब्बत होती है अपने सपनों के लिए, वो हमें हिम्मत देती है और हम एक रिस्क ले लेते हैं कि बस मुझे इस राह पे चलना है, भले ही मेरे साथ कोई हो ना हो। और उस जुनून का कमाल देखिए कि आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते जाते हैं और आपके सपने आपको हासिल होते जाते हैं, आप बढ़ते जाते हैं। तो इश्क के बिना तो कुछ भी संभव ही नहीं। लेकिन भगवान जी, आपको तो इश्क जो है वो आपको द परफेक्ट लव लगता है। प्यार रिस्क है या परफेक्ट है? देखिए, ये प्यार के बिना तो जीवन ही नहीं है ना। प्यार ही जीवन है। हम चाहे ये अपने ये माँ बाप से करें, या वाइफ से, या किसी से भी, या अपने काम से करें। बोलते हैं कि जब तक बिके ना थे, कोई पूछता ना था, आप सभी ने खरीद कर अनमोल कर दिया। तो ये प्यार ही है, ये अपने काम से हो, या बीवी से हो, या किसी से हो। तो जो प्यार हो वो अच्छे से होना चाहिए, और वो कहीं पे भी हो। तो आज की डेट में जो मेरा प्यार है वो लेखन से है, और लेखन के सिवा किसी दूसरी चीज से नहीं। लेकिन आपने जब प्यार का जिक्र किया और आपने ये कहा कि आपके काम से भी प्यार हो सकता है, अपनी पत्नी से भी प्यार हो सकता है, तो रत्नेश्वर जी के चेहरे पर एक मुस्कान सी थी। अब उसका राज तो वो खुद ही खोलेंगे। लेकिन सर, आपने विविध विधाओं में 22 पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिसमें जीत का जादू, मीडिया लाइव। ये मीडिया लाइव क्या है, ये मैं आपसे जरा समझना चाहूंगी, क्योंकि मीडिया से जुड़े होने के चलते ये एक इच्छा मन में हुई इसको समझने और जानने की। इसके साथ रेखना मेरी जान, ये भी समझना चाहेंगे। मीडिया लाइव, मीडिया की कहानी लाइव है। उसमें आपके चैनल्स में जाकर दरवाजे से, गेट से एंट्री लेते हुए एडिटोरियल रूम तक, और फिर वहां से एंकर और सारा आउटपुट, इनपुट, ये सब कैसे काम कर रहा होता है। एक बाहर से दर्शक घुसता है और उन सब जगह से घूमते हुए उस पूरी कहानी को लिखता है। लेकिन उसमें तकनीकी पक्ष भी साथ साथ आता है, स्क्रिप्ट राइटिंग भी आता है, एंकरिंग कैसे करें ये भी आता है, और वो सब लाइव चलता रहता है, जैसे आप लाइव दिखाते हैं चैनल पे। तो इसलिए मीडिया लाइव उसका नाम मैंने रखा कि एक बार आप किताब शुरू करेंगे तो एक कहानी की तरह उसके तकनीकी पक्ष को भी जान पाएंगे। और अभी भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से लेकर जामिया मिलिया से लेकर देश के दूसरे संस्थानों में भी वो पहली पसंद है युवाओं की, क्योंकि जिस लाइवली तरीके से हमने पूरी बात समझाई है, तो वो दरअसल युवाओं को ध्यान में रखकर, जो मैं उपन्यास लिखता हूं
उसकी वो तैयारी होती है कि युवा जो अपने कोर्स में लगे हुए हैं, जो पढ़ाई में लगे हुए हैं, वो भी मेरे नाम, मेरे शब्द को पहले से जान कर रखें, क्योंकि उनको अब सामना होने वाला है रेखना मेरी जान और 32,000 साल पहले से। तो वो तैयारी कराने के लिए वो सारी किताबें मैं लिखता हूं, जिसकी चर्चा आप कर रही हैं, जीत का जादू और मीडिया लाइव। अच्छा, जीत का हमेशा जादू रहता है या वो ज्यादा सर चढ़ जाता है? ये जीत के जादू को कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा? जीत का जादू, आप सबसे बड़ी मुश्किल जो होती है जिंदगी में, वो स्वयं को जीतना होता है। जिस दिन आपने खुद को जीतना सीख लिया, उस दिन पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है, जो मैंने प्रयास किया और उस पर काम किया। तो इसलिए जीत का जादू वही है, क्या आपने जीता खुद को, स्वयं को जीत पाए आप? तो ये सबसे बड़ा सवाल रहता है और ये सबसे मुश्किल काम भी होता है। आप अक्सर दावा करते हैं उसको बहुत जानते हैं, उसको नहीं जानते हैं। क्या आप खुद को ही नहीं जानते, दूसरों को क्या खाक जानेंगे? तो इसलिए स्वयं को पहले जानिए, स्वयं को पहले जीतिए, उसके बाद दूसरों पर विजय पाने की लालसा रखिए, तभी कोई बात बच सकती है। तो ये जीत का जादू है। मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा होगा यहाँ बैठा हुआ शख्स भी जो कभी इस पर प्रयास करे कि अपने आप को जानना है। मैं हूं ना यहाँ। यहाँ हर कोशिश ये होती है कि पहले अपने टीचर्स को जान जाइए, फिर जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ बॉस को जान जाइए, आपके जो रिश्तेदार हैं उनको जान जाइए। ये प्रोसेस चलता रहता है। शादी हो गई तो पति और पत्नी को जान जाइए। तो ये प्रोसेस लंबा है सर, और ये अच्छी चीज है कि अपने आप को जानने की बात होनी चाहिए। तस्नीम खान जी, आपने लिखा है ए मेरे रहनुमा, इस पर प्रकाश डालिए। ये कौन है आपका रहनुमा जो आपको प्रेरित करता है इतनी अच्छी लेखनी के लिए? बिल्कुल, मैं रत्नेश्वर जी की बात को ही आगे बढ़ाना यहाँ पर चाहूंगी कि खुद को जानना जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कि हम सब इंडिविजुअल्स हैं, हम सब कोई किसी पर डिपेंड होना या कोई किसी को कंट्रोल करे, कोई किसी को रहनुमा किसी का बनना, ये ठीक नहीं है। हम एक दूसरे के कंपेनियन है। तो मेरा जो नॉवेल है भारतीय ज्ञानपीठ से आया था, ए मेरे रहनुमा, तो उसमें यही है। उसमें पितृसत्ता के खिलाफ है, नॉट मैन वर्सेस वुमन एंड वुमन वर्सेस मैन। दिस इज वर्सेस पितृसत्ता, पेट्रियार्की, इंडियन पेट्रियार्की। तो यहाँ पर मैंने यही रखा कि जो कंपेनियन ऊपर वाले ने दिए हैं या इस कायनात ने हमें कंपेनियन के तौर पर भेजा है, एक स्त्री को और एक पुरुष को, तो डोमिनेटिंग नेचर जो है वो नहीं चल सकता। आप जीवन तभी चल सकता है जब दोनों बराबर उस जीवन को चलाएं। तो एक दूसरे के कंपेनियन बने बजाय रहनुमा बनने के। तो उसमें मेरा पूरी थीम यही है कि ए मेरे रहनुमा या ए मेरे जो भी साथी है उसके लिए है कि प्लीज आप रहनुमा ना बनो। आपको एक साथी के तौर पर दिया गया है, आप हमारे साथी बनकर ही चलो। जैसे हम आपकी यहाँ मैं ये कहूंगी क्योंकि वर्किंग वुमेन कम होती है और मैं हमेशा ही बोलती हूँ क्योंकि मैं खुद भी वर्किंग हूँ कि एक वर्किंग जब हम मिडिल क्लास में आते हैं हमारी इंडियन सोसाइटी की, तो वहाँ वर्किंग वुमेन की जो सोशल एक्सेप्टेंस है वो नहीं ही होती है, बहुत कम हम रेयरली देखते हैं। तो जिस तरह से एक पुरुष जो है वो उसके काम को रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसकी सफलता को माना जाता है, ठीक उसी तरह से एक विमन की सफलता को भी माना जाए, बिल्कुल बराबरी पर उनको देखा जाए। यानी साथी जो है एक दूसरे की सफलता को एंजॉय करे। तो इसे लेकर मेरा उस ए मेरे रहनुमा में यही है, मतलब मैं मांग रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि प्लीज आप साथी हो, साथी बनकर रहो, हमारे रहनुमा बनने की कोशिश मत करो प्लीज। तस्नीम जी, जैसे आपने कहा कि साथी बनकर रहो, आजकल बहुत सारी लेखनी है जो इस तरफ लिखना शुरू किया है जहां पर आप बराबरी की बात करते हैं पुरुष और महिला में। आप क्योंकि लिखती हैं, आपने इतने अच्छे टॉपिक को चुना लिखने के लिए, आपको क्या लगता है कि समाज में कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है, मानसिकता इस लिहाज से कुछ बदली है कि अब एक बराबर का भाव महसूस किया जाता है? हाँ, मैं ये मानती हूँ क्योंकि आज भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि जब हम 5 लोग बैठे हैं तो उनमें 3 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि ये सोच मैन वर्सेस विमन नहीं है, लेकिन हर मंच पर महिलाएं जो हैं वो बराबरी पर आए। लेकिन ये यहाँ पर तो अभी आरोप लगा देंगे दोनों लोग बराबरी की बात कर रहे हैं और आप 3 हम 2।
ये तो चलता रहता है कि पहले 3 पुरुष ही थे मैंने देखा है, तो उस आरोप का जवाब भी देना आता है। तो खैर, जब हम हमारी सोसाइटी की बात करते हैं तो अगर मैं ये कहूं कि मैं जो हूँ मुझे जो है मैं नौकरी करती हूँ या फिर मैं पूरी तरह से सशक्त हो चुकी हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे समाज की सारी महिलाएं सशक्त हो गई है। मेरा पेट भरा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी का पेट भरा हुआ है। तो बिल्कुल जो आखिरी व्यक्ति की बात हम करते हैं किसी भी तौर पर, तो उस आखिरी व्यक्ति की बात भी होनी चाहिए। तो वहां तक अभी तक नहीं पहुंचा है। एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं तो एम्पावरमेंट वहां नहीं पहुंचा है। बिल्कुल हम देखते हैं कि पहले से जो स्थितियां हैं वो बहुत सुधरी हैं, काफी सुधरी है। मैं अपने गांव से निकली नौकरी करके, एक कस्बाई लड़की हूं, तो अब वहां पर भी लड़कियां नौकरी करती हैं, वो सरकारी नौकरियों में जाती हैं, प्राइवेट नौकरियों में जाती हैं, वो सपने देखती हैं। तो मुझे ये एक बदलाव जो है वो खुश कर देने वाला लगता है कि ठीक है, पहले से बदलाव, लेकिन वो काफी साल पहले हो जाना चाहिए था जहां तक मुझे लगता है। तो मुझे अकेले कॉलेज नहीं जाना पड़ता मेरे मोहल्ले से, मुझे अकेले स्कूल नहीं जाना पड़ता मेरे मोहल्ले से, अगर ये बदलाव इतने साल पहले आ जाता तो। और पत्रकारिता जैसा बोल्ड पेशा जब चुनते हैं या लेखन का चुनते हैं तो सभी को लगता है कि बोल्ड, और बोल्ड का मतलब जो है वो हमेशा लोग इसको नग्नता से जोड़ते हैं। जो आम लोग हैं वो वैचारिक स्तर पर अगर हम बोले तो वैचारिक स्तर पर अभी इतना परिपक्व नहीं हुए हैं कि वो एक्सेप्ट कर सके किसी भी बोल्ड पेशे को, या समझ सकें कि बोल्डनेस क्या है, वैचारिक बोल्डनेस क्या है, वैचारिकता क्या है। तो यही सब है। और इसके अलावा मेरी कहानियां जो है वो कई सारी हैं, और लोक जो है कहानियों में चला आता है। मेरा जो कस्बाई जीवन है वो उसमें चला आता है। वहां पर कई सारी कहावतें हैं, कई सारी जो आम बोलचाल में गालियां आती है, उस तरह से भी मेरी कहानी है कब्बर में जानी। तो हमेशा लोग पूछते हैं कि ये क्या है तो महिला को जो गाली दी जाती है उस पर वो पूरी कहानी है। तो लोक कथाएं और वहां की क्या कहावतें हैं वो भी उसमें कहानियों में साथ साथ चलती है।